आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 2 करने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश का। प्रैक्टिस पेपर 1 में हमने जो है आपका सैंपल पेपर जो आया था वो बता दिया था। इसी अगला हमने प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश का बनाया है, आपका इंग्लिश का 2 बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 2 है। इसमें जो है हम देखेंगे इंग्लिश का जो है प्रैक्टिस पेपर। अब प्रैक्टिस पेपर जितने होंगे इंग्लिश में आपको उतने फायदे, प्रैक्टिस पेपर सोल्व करने का मौका मिलेगा आपको। अब यहाँ पे दूसरा है आपका टाइम 2 घंटे का होगा आपका पेपर में और 40 नंबर का पेपर होगा, जैसा आप जानते ही होंगे। जर्नल इंस्ट्रक्शंस में यही होगा कि आपके 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर। एंड दूसरा आपका पॉइंट दे रखा अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। ठीक है, डायरेक्ट हम आते हैं सेक्शन ए पे। सेक्शन ए आपका 13 नंबर का है और मैंने आपको पहले भी नंबर काउंट तो आपको याद ही रखने होंगे। ठीक है, बार बार मैं नंबर नहीं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पैसेज है आपका सेक्शन ए में, रीड द पैसेज गिवन बिलो। आपको पढ़ना है ये सभी पैसेज को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, काफी बच्चे ये भी पूछते हैं कि हम कैसे करें, जल्दी कैसे करें, हम जो पैसेज है वो सोल्व जल्दी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको कभी भी पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको नीचे आना है, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस पे आना है। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए तो हम बोला गया है कि आपके 9 है, 9 में से कोई 8 क्वेश्चंस का आपका आंसर देना है। ऑन द बेसिक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द 9 गिवन बिलो। 9 दिए गए जिनमें से 8 को आपका जो है करना है सोल्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चंस पढ़ना है सबसे पहले आपको, फिर वहां पे जाना है। ठीक है, जैसे द क्वेश्चंस क्या है, द राइटर सेज दैट फूड वेस्टेज इज नॉट समथिंग दैट scarce individuals who have food readily accessible. Whom does it actually scare and how? तो यहाँ पे आप थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन बोला गया है कि जो राइटर है उसका कहना है, क्या कहना है कि भोजन की जो यहाँ पे देखेंगे फूड की जो वेस्टेज है वो उससे किसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब किसको नहीं डराती, किसको स्केयर नहीं करती है। उन लोगों को जिनके पास क्या है, हु हैव फूड readily accessible, जिनको फूड क्या है आसानी से मिल जाता है, आसानी से उनके पास है। लेकिन ये किसको डराता है, ये वास्तव में किसको डराता है, यहाँ पे पूछा गया कि whom does it actually scare and how, यह किसको डराती है और कैसे डराती है। ठीक है, किसे और किसको डराती है पूछा गया है। स्केयर एंड हाउ आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम पैसेज पे जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो ये आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे, इसमें जो है हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें नहीं मिला, हम मिलते जुलते शब्द ढूंढेंगे ना। तो यहाँ पे देखेंगे इट्स नॉट समथिंग दैट स्केयर्स इंडिविजुअल हु हैव फूड रेडली एक्सेसिबल whenever they feel hungry. However, for those who are not even able to consume 1 square meal in a day. आंसर्स मिल गया आपका, कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा। ठीक है, those who are not even able to मतलब वो वैसे लोग जो एक दिन का खाना भी उनको नहीं मिल पाता है, एक टाइम का खाना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोले तो हम, तो यहाँ पे आंसर्स आपको मिल गया, those who are not even able to consume 1 square meal in a day। तो यहाँ पे आप ये जान लिए हैं। ठीक है, इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर तो नहीं बताऊंगा, आपके ज्यादा बड़े हो जाएंगे। आपको ये चीजें हैं तो ये थोड़ा क्वेश्चन समझिए आप, फिर जाके पैसेज में आपको ढूंढना है। ठीक है, तो साइट अ पॉइंट इन अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है क्वेश्चंस नहीं लिखे, ये आपका 1 है क्वेश्चन, ये आपका दूसरा है। Cite a point in evidence from the text to suggest the food wastage in medium and high income countries differ from low income countries। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार दोबारा मतलब इसको आपको समझना है क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हिंदी में किसी बच्चों को नहीं आती है, बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, तो थोड़ा थोड़ा वो है कि वर्ड पकड़ेगा और वर्ड को पकड़ के वो जो है जा सकता है। ठीक है, अब इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी कि भोजन की जो बर्बादी है वो क्या है कि जो आपका हाई मीडियम एंड हाई इनकम कंट्रीज है उसके मुकाबले अलग है किस कंट्रीज में, लो इनकम कंट्रीज में, आपको बताना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे रिलेटेड आंसर ढूंढेंगे। तो यहाँ पे ऊपर चलते हैं, मीडियम
हमें जो है मीडियम ये शब्द पकड़ के रखना है, मीडियम एंड हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है, किस तरह से अलग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन मीडियम एंड हाई इनकम कंट्रीज फूड फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज डिस्केयर्ड इन waste amounts at the supermarket and market level. In particular, major food and waste losses exist in the food supply chain in low income countries at the manufacturing and processing stages। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप आगे पैसेज देखेंगे, तीसरा पैसेज, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है, इसे पढ़ना है पूरा। फिर आप जो है इससे रिलेटेड जो है कोई भी वर्ड आप पकड़ लीजिए, कहना क्या चाह रहा है। अगर बच्चे समझ जा रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, और वरना आप जो है इसे पकड़ लीजिए वर्ड को, किसी वर्ड को, ठीक है, रिलेटेड वर्ड को आप ढूंढ लीजिए। पैसेज करने का यही तरीका है, जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं आती मैं इजीली बता दूं, वरना जिसे इंग्लिश आती है तो वो इजीली समझेगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, और उसके अकॉर्डिंग वो जाके कर लेगा। लेकिन अगर हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों की बात करें, जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो इंग्लिश उनके लिए होता ही टफ, मेरे लिए खुद है, ठीक है, मेरे खुद आप कहेंगे तो मेरे 100 में से जो है इंग्लिश में आए थे 56 आए थे करीब, ठीक है, बोर्ड का जब पेपर था, तो मेरी इंग्लिश खुद वीक है, मैं मुश्किल से ही इतने नंबर क्रॉस ला पाया था, तो मेरी खुद इंग्लिश वीक है, और मैं भी जानता हूं कि बच्चों को इंग्लिश में कैसे परेशानी होती है। तो जिन बच्चों को भैया इंग्लिश आपके लिए ये तो है, पहले आप प्रैक्टिस कर लो या तो पैसेज की, तभी आप पैसेज जो है अच्छे से कर पाओगे। बाकी ये तरीका मैंने आपको बताया, वर्ड को पकड़ लेना है, किसी एक दो वर्ड को जो आपको अलग लगता हो इन लाइंस में, और उसको जो है आपको पैसेज पे जाके अप्लाई करना है, सर्च करना है कि वो वर्ड कहाँ मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप अगला क्वेश्चन देखोगे, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मच फूड इज सफिशिएंट फॉर द पीपल ऑफ बिहार। यहाँ पे आपने बिहार देख लिया, ठीक है, तो बिहार आप सर्च करना, कोई नाम मिल जाए वो बहुत इजी हो जाता है ढूंढना, तो हम बिहार देख लेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कितना फूड जो है सफिशिएंट, यानी मतलब चाहिए बिहार को, एक मतलब एक नीड है उसकी, ठीक है, तो यहाँ पे 67 आंसर होगा इसका। बाकी यहाँ पे इसका आंसर आपको ये भी देखना है क्या कहां से कहां तक मिलता है, ठीक है, यहाँ पे बिहार है और यहाँ से लेके यहाँ तक था आंसर, लेकिन हमसे जो पूछा गया था वो शब्द एक शब्द में पूछ लिया था, किसके लिए पूछ रहा था, कितना पूछ रहा था, कोई हमें एक वो दे रखा था, ठीक है, कि कितना, हाउ मच, ठीक है, तो इसका आंसर 67 मिलियन टन हो जाएगा। बाकी ऐसे ही आपको आगे भी पैसेज करने हैं, ठीक है, तो ये आपका पैसेज 1 हो जाएगा, जिसमें आपका ये टोटल जो है 8 नंबर का ये पैसेज होता है। 8 नंबर आपको कुछ इस तरह से पैसेज, ये तो है कि पैसेज में आपके 8 में से कहीं ना कहीं आप 6 तक तो ले ही आएंगे, 2 नंबर का गलत भी हो गया तो ढूंढ ढूंढ के। दूसरा ऐसी है, अब दूसरा क्या है, सर्च करने वाला नहीं है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दूसरा है, और इसमें क्या करना पड़ता है, पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको, कभी भी आपको पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आना है क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स बनाने आपको, ठीक है, मेनली सा है नोट्स बनाना है। अब नोट मेकिंग करनी है आपको, ठीक है, नोट मेकिंग करनी है, तो नोट मेकिंग कैसे करते हैं आप सभी को पता ही होगा, आप नोट्स बनाते हो ना अपने, उसी तरह से इसको भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक लिख देंगे, एक टॉपिक लिख दिया आपने, और फिर उसका जो है कुछ पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है, फिर आप जो पहला आपने लिख दिया, इसी तरह दूसरा पॉइंट लिख देंगे, फिर यहाँ पे टॉपिक लिख देंगे, उसकी हेडिंग लिख देंगे, फिर यहाँ पे आप जो है 1 2 3 करके ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये आप तो समझ गए कि नोट मेकिंग करते कैसे, लेकिन आपको इसमें से कैसे करना है, तो जैसे आप देखोगे इस पैसेज को पूरा, अगर हम देखें एक तरह से पूरा, आपको पैसेज तो नहीं पढ़ना है, पहले तो वही पढ़ना है, तो आप मेनली सा देखोगे टेलीविजन के ऊपर जो है ये पूरा का पूरा है, ठीक है। अफेक्ट, तो टेलीविजन यहाँ पे कहा गया है, यहाँ जो टॉपिक लिया गया द इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन, ठीक है, टीवी के प्रभाव, टेलीविजन के प्रभाव, क्या प्रभाव डालती है टेलीविजन, तो ये आपका मिल गया। अब टेलीविजन से रिलेटेड आप नोट्स बना लोगे, बेनिफिट्स क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है टेलीविजन के, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है ऑन बॉडी, ठीक है, टीवी का इफेक्ट, टीवी ऑन अ चिल्ड्रन कैसे प्रभावित करता है बच्चों को, कैसे, और इसमें जो है आपको कुछ इस तरह से बना लेंगे ये आप, और ये आपका 3 नंबर का ये हो जाता है नोट मेकिंग।
और 2 नंबर का इसी में समरी आ जाता है। और हाँ, नोट मेकिंग बनाते समय ये याद रखें कि आपको की भी लिखना होता है, शॉर्ट की जो भी आपने यूज करी है वो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ दिखेगा, जैसे यहाँ पे सबसे पहला ही INC लिखा हुआ है डॉट, तो ये क्या है, हमने INC किसके लिए यूज किया, यहाँ शो कर दिया हमने इंक्रीज के लिए, ठीक है, इंक्रीजेस। तो ये आपको शो कर देना है, ज्यादा नहीं बनाने, यहाँ पे 8 उठ दिख रहे होंगे आप, और ये जो मैंने आपको ज्यादा ज्यादा करके बताया, ठीक है। कोई बच्चा ये नहीं समझे इतना ज्यादा बताना है आपको। यहाँ जैसे एक है बेनिफिट्स ऑफ टीवी के, आपने सिर्फ 2-3 पॉइंट लिख दिए, 2 पॉइंट भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। 1 और 2 पॉइंट बेनिफिट्स ऑफ टीवी के आपने लिख दिए, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए, जितना हो सके उतना लिख दीजिए, ठीक है। 3 से ज्यादा नहीं लिखने, क्योंकि ये 3 नंबर का है, हम इतने ज्यादा थोड़ी लिखेंगे। फिर अगला एक टॉपिक बनाएंगे, उसमें आपको 2 या 3 पॉइंट बता दीजिए। आप 2 भी बना देते तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। चाहो तो तीसरा आप बना देना, अगर आपको अच्छे से आता है तो, ठीक है। और बाकी आते हम अगले क्वेश्चन नंबर, इसी पे बी में आते हैं। यहाँ सॉरी, यहाँ पे हाँ, समरी आपका जो है अगला आता है, ठीक है। आपको समरी तैयार करनी है। आपने जो ये पैसेज पढ़ा इम्पैक्ट ऑफ टेलीविजन वाला, ठीक है, जिसकी हमने हेडिंग बनाया, टाइटल बनाया इसका, तो यहाँ पे जो है इसकी आपको क्या करना है, एक समरी तैयार करनी है। तो समरी कुछ इस तरह से, आप टेलीविजन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की आपके बारे में थोड़ा सा बता देना इसी में आपको, ठीक है। क्या है टेलीविजन, थोड़ा सा समरी में, आप खुद ही पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी जिन बच्चों को उनको इंग्लिश आती है। और जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, वो पैसेज ये जो करेंगे वो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे जो है कुछ कुछ आपको जो है उठा लेना है, ठीक है। जैसा कि हमने नोट मेकिंग बनाया तो कुछ कुछ उठा लिए, इसी में इसको भी उठा के आपको एक समरी सा जोड़ देना है। जिन बच्चों को नहीं आता है कुछ, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। बाकी अगले सेक्शन पे आते हैं, सेक्शन आपका बी है राइटिंग एंड ग्रामर का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन डिजाइन अ पोस्टर आपको बनाना है किसके ऊपर, यहाँ पे है रीडिंग बुक्स की हैबिट के ऊपर, ठीक है। वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट ये आपका है। और इसमें यहाँ बोला गया आपको स्लोगन्स भी यूज करने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये मैंने जो है बता दिया है आपको किस तरह से। अगर बुक्स के बारे में आ जाए तो क्या है, रीडिंग मेक्स अ रियली मैन, स्लोगन यूज करने हैं, ठीक है। पढ़ाई से कोई भी कुछ कर सकता है। बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, बहुत सारी चीजें आप स्लोगन बना सकते हो अपने आप ही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है बहुत सारे हमने जो है नोट, आपको जो किस में क्या बना है, इसमें आपको पोस्टर बनाना है तो पोस्टर आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ये सब थोड़ा यहाँ पे किताब बना दिया है, बुक आवर बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे हेडिंग करके लिख दिया है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से बना सकते हो। वहीं पे आगे आता है तो आगे आपका आएगा अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। यहाँ पे आपको एक ही 2 दिए हुए हैं, ठीक है, 2 में से कोई एक करना है। तो एक तो है आपका यू आर द हेड बॉय गर्ल ऑफ SKVFU ब्लॉक रोहिणी, यहाँ पे आपका एड्रेस दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस आपको वही यूज करना है। द स्टूडेंट्स हैव बीन कंप्लेनिंग टू यू अबाउट स्टोरेज ऑफ कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर आउटलेट्स इन द स्कूल, ठीक है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रिक्वेस्टिंग फॉर 1 मोर वाटर कूलर इन द स्कूल, ठीक है। तो किसके लिए है, रिक्वेस्टिंग फॉर द 1 मोर वाटर कूलर इन द स्कूल, आपको रिक्वेस्ट करनी है प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप बना लेंगे, द प्रिंसिपल SKVFU ब्लॉक रोहिणी, आपको डेट दे देना है, सब्जेक्ट आपका लिख देना है, रिक्वेस्टिंग फॉर मोर वाटर कूलर, ठीक है। या आप ये भी सब्जेक्ट रख सकते हो, वाटर 1 मोर वाटर कूलर इन द स्कूल, ठीक है, रिक्वेस्टिंग फॉर 1 मोर वाटर कूलर इन द स्कूल, यहाँ पे सर्च आप लिख सकते हो सब्जेक्ट में। फिर आप जो है कुछ इस तरह से बना लोगे, आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस द प्रॉब्लम्स इज बीइंग फेस्ड बाय द स्टूडेंट, क्या जो स्टूडेंट्स है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है, आप सब बना दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से आप यहाँ बीच वाला लिख दोगे जहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर पा रहे हो। फिर लास्ट में टीचर को बोलोगे कि मतलब आई होप कि आप हमारी बातों को समझे होंगे, ऐसे आप टीचर्स को बोलिए लास्ट में। और फिर जो है अपना नाम और ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो रिक्वेस्टिंग वाला लेटर था आपका, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना था, तो कुछ इस तरह से आपका आ सकता है। पहली प्रैक्टिस कर लेना, मैंने इससे पहले जो आप देखोगे उसमें बहुत अच्छे से बताया, अब वहां जाके देखिए, वरना मैं आपको जो है एक वो दे दूंगा
एक थीम दे दूंगा जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा, सिर्फ आपको कुछ चीजें चेंज करनी है, वहां पे आपकी जो भी चेंज है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी एक अगला क्वेश्चन है आपका इसी में अथवा जो दिया गया है वो आपको डिबेट के ऊपर दिया गया था, डिबेट करना है आपको, ठीक है। अ करियर काउंसलर इज द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू इन द चॉइस ऑफ करियर। इसके ऊपर आपको डिबेट करना है कि किस तरह जो है करियर काउंसलर वो बेस्ट पर्सन है गाइड करने के लिए करियर को हमारे चुनने में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सही है या नहीं है, ठीक है। मैंने आपसे इससे पहले बताया है सही से कि आपको डिबेट किस तरह से स्टार्ट करनी है, किस तरह से खत्म करना है, ठीक है। तो ये आप कुछ इस तरह से जो है यहाँ देख सकते हो, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, honorable judges, my worth opponents and dear audience, today I Varun would like to speak in favor of the motion, a career counselor is the best person to guide। ये इनके फेवर में बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आपको आंसर्स तो दोनों बताए, यहाँ पे फेवर में मैंने कोई एक ही लिया है क्योंकि फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कोई एक ही चीज जो है आंसर आपको लिखने, तो मैंने यहाँ पे एक ही लिखा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप डिबेट की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एंडिंग कैसे करते हैं, वो सब आपको मैंने पहले बता रखा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख के आप वैसे भी देखिए, अब ये आपके इसमें जो है आपको फॉर्मेट तैयार करने पड़ते हैं, ठीक है। फॉर्मेट आपको तैयार करना है, ना कि इसको डिट्टो याद कर लेना है, क्योंकि हर बार जो आपके टॉपिक होंगे वो टॉपिक आपको भी नहीं पता क्या होगा पेपर में, ठीक है। हर बार चेंज होते रहेंगे टॉपिक, तो आपको फॉर्मेट याद करके रखना है। यहीं पे ऊपर भी जो लेटर मैंने आपको बताया उसका फॉर्मेट आपको तैयार कर लेना है, फॉर्मेट तैयार कर लेना है, क्योंकि फॉर्मेट ही आपके काम आएगा, क्योंकि ये सब अलग हो जाएगा, वहां जाके रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हो, क्या पता किसी और कोई पत्र लिख रहा हो, तो फॉर्मेट याद रखेंगे तो इजी होगा, ठीक है। बाकी आपका 5वां क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे हमने कौन से क्वेश्चंस कर लिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चौथा कर लिया हमने, इससे पहले हमने तीसरा देख लिया था। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पे रीअरेंज करना है आपको। ये सब तो मैंने पहले ही बता रखा है, रीअरेंज करना है कैसे करते हैं ये तो आपके सेंटेंस के ऊपर है। आप अगर आपने टेंस सीखा होगा, ठीक है, आपने टेंस सीखा होगा तो कर सकते हो आप, अब नहीं सीखा हो तो थोड़ा सा आप ध्यान दे दो, 1-2 दिन में अपना देख लो कैसे करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो ज्यादा से ज्यादा, तो क्या आता है क्या नहीं आता। यहाँ जैसा कि बता रखा है, मैं सबको तो पढ़ के नहीं बता सकता आपको, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे दे रखा द स्पैरो फ्रॉम सिटी इज डिसअपीयर्ड, हाउस हैज सीम्स कॉमन दैट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दे रखे, ये आपको इनको एक लाइन में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन पे लगा हुआ है, ये आंसर देख लेना आप। बाकी यहाँ पे दूसरा कुछ इस तरह है, तीसरा है, चौथा है, और चारों में यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे जितने भी दिए रहेंगे वो आपको चारों ही करने होंगे, कोई ऑप्शन नहीं है इस वाले में, रीअरेंज करना है। फिर आगे आते सेक्शन सी लिटरेचर वाला है, लिटरेचर वाले में आपकी बुक से क्वेश्चन आएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आपको जरूर तैयार कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया क्वेश्चंस में अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द 6 क्वेश्चंस गिवन बिलो विद इन 14 वर्ड्स ईच। आपको जो है इनमें से कोई 5 करने हैं, 6 में से, तो आपको 6 में से कोई 5 करने, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आपके 6 क्वेश्चन है, 6 में से कोई 5 करने हैं आपको। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए गए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए गए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही मैंने आंसर्स भी दे दिए आपको, तो यहाँ पे आप आंसर्स जो है पढ़ लेना कैसे है, किस तरह से क्वेश्चंस, ये अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आएगा, नहीं पढ़ी होगी तो नहीं आएगा, लेकिन नहीं पढ़ी हो तो आप इन क्वेश्चनों को रेडी कर लेना, और इससे पहले मैंने सैंपल पेपर कराया है उनको आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। फिर यहीं पे दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा है कुछ इस तरह से, तो आप इन्हें देख लेना, ठीक है। आप क्वेश्चन तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप तैयार करते हो कि नहीं करते हो। ग्रामर वाला सेक्शन हमारा बताने का था, हमने आपको बता दिया, और पेपर की जो है तैयारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरह से तैयार कर लेना है आपको, जो आ सकते हैं पेपर में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। सैंपल पेपर में ही जो है आपके क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर में जो दिए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आने वाले, तो कोई जरूरत नहीं है आपको किसी चैप्टर के ऊपर भागने की। आपको हाँ, अगर किसी बच्चों को नहीं आती है इंग्लिश, थोड़ी थोड़ी आती है, तो वो क्या करेंगे, समरी देख लेंगे चैप्टर की, आपको जो है कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप या तो आपके पास कोई भी हो पढ़ने वाला, उससे भी पूछ सकते हो, वो भी बता देगा आपको इंग्लिश में समरी, आपके यार दोस्त होंगे। और नहीं आता तो आप किसी यूट्यूब पे सर्च करेंगे समरी, तो बहुत सारी समरी मिल जाएगी, जो टर्म 2 में आ रहा है वो समरी आपको देख लेना है।
फिर इस तरह जो है इसका अगला क्वेश्चन जो आ जाता है, ये आपका छठा क्वेश्चन कुछ इस तरह हो जाएगा। फिर सातवां आएगा, सातवें में बोला गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, किसी एक का आंसर देना है। एक पहला ये था आपका और दूसरा ये था नीचे, दो में से किसी एक का आंसर देना है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है, किसी दो में से एक का देना आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लेना और देखना, अगर नहीं आता है आपको तो कुछ ना कुछ तो आप लिख ही आओ, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस को मैं पहले ही बता दूं, कोई भी बच्चा जो है, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है पेपर इंग्लिश का, मान लेते किसी भी बच्चे को अगर क्वेश्चंस आंसर वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, ये बिल्कुल ही नहीं आता है तो छोड़ के तो नहीं आना है भैया, ठीक है। छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ जरूर लिख देना, क्योंकि यहाँ तक आप अगर देखोगे, आपको अगर जिस बच्चे को बिल्कुल ही नहीं आता, मैं उनको बता रहा हूँ, लिख के जरूर आना है आपको, कुछ भी लिखो, ठीक है, कुछ भी लिखो लेकिन लिख के जरूर आना है उसमें, ठीक है। बहाना नहीं होगा, आपको भर भर के लिख देना है, अगर नहीं आता तो भर के लिख देना, क्योंकि टीचर सोचेगा कम से कम बच्चा लिखा तो है, ठीक है, लिखा तो है, 1 नंबर दे देगा, 2 नंबर दे देगा, ऐसे पास तो हो गया, ठीक है। और जिन बच्चों को आता हो तो भैया लिख ही लेंगे वो तो, ठीक है। तो यही था आपका जो है इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर 2। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस पेपर जितने भी दिए जा रहे हैं, आपको तैयारी जो प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, जो भी क्वेश्चंस बुक से लिए गए, इन जो भी आपको लेटर दिए गए, जो भी आपके डिबेट के लिए दिए गए क्वेश्चंस, और जो आपको पैसेज दिए गए। पैसेज में मैं पहले ही बता दिया हूं, अभी भी बता देता हूं, कभी भी पैसेज तुरंत नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चंस पे जाने, और उससे अगर किसी बच्चों को बिल्कुल ही नहीं आता है इंग्लिश पढ़ना, मीनिंग समझना तक नहीं आता है, तो आप क्या है उससे रिलेटेड एक वर्ड देखेंगे, एक वर्ड भी नहीं देखेंगे, 2-3 वर्ड देखेंगे, क्योंकि एक वर्ड तो आपको हर एक लाइन में भी मिल जाएगा पता, ठीक है, हर एक पैराग्राफ में भी मिल जाए, लेकिन 2-3 जो वर्ड देख लेंगे तो वो उनके लिए इजी हो जाएगा ढूंढना। तो भैया यही तरीका है, जिनको नहीं आता है और जिनको आता है तो वो तो आसानी से कर ही सकते हो, वो तो पैसेज उनके लिए हिंदी की तरह हो गया, ठीक है। जिनको आता है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जिससे इंग्लिश पढ़ना समझना सब कुछ आता है। तो ये था आपका जो है इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर 2। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपको फेस करना है इंग्लिश का पेपर आपका टर्म 2 में, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे रेड कलर का आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि हमारे आने वाले जो नई वीडियोस है वो आप देख पाओ सबसे पहले। तो मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।